सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो आपने पहले जाना था कि वाक्य में दो घटक हैं, दो तत्व हैं, एक उद्देश्य हिस्सा और दूसरा विधेय। उद्देश्य में कर्ता होता है और विधेय में क्रिया। तो जब सरल वाक्य हम पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य क्रिया का एक होना आवश्यक है, यानी एक ही मुख्य क्रिया होगी, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, साधारण वाक्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रीमा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर उद्देश्य का हिस्सा कौन सा है? रीमा। पुस्तक पढ़ती है, ये है विधेय का हिस्सा। रीमा उद्देश्य का हिस्सा है, ये है कर्ता। पुस्तक क्या है? इसमें कर्म है, ठीक है। और पढ़ती क्या है? क्रिया। ये भी है, जो है ये भी क्रिया का सहयोगी है, सहायक क्रिया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन है? पढ़ना। पढ़ती ये है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का एक होना आवश्यक है साधारण वाक्य में। अब इसमें देख सकते हैं कि आप एक ही उद्देश्य है, ये एक उद्देश्य है रीमा, और एक विधेय है पुस्तक पढ़ती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? वह। फुटबॉल खेलता है, विधेय। वह उद्देश्य है, यहाँ पर ये कर्ता है, और कर्ता की जगह हमने क्या प्रयोग किया है? सर्वनाम। लेकिन ये उद्देश्य का ही हिस्सा है। फुटबॉल खेलता है, उद्देश्य के लिए क्या प्रयोग हुआ है? क्या चीज आया है? फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ मुख्य क्रिया है खेलना, मुख्य क्रिया है खेलता है। फुटबॉल क्या है? ये इसका कर्म है। तो मुख्य क्रिया जिसमें है विधेय के हिस्से में, मुख्य क्रिया यानी क्रिया का विस्तार भी विधेय के हिस्से में ही आता है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, रघु सो रहा है। रघु करता है, उद्देश्य का भाग है ये। सो रहा है, यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी है? सोना, रहा और है। तीन क्रियापद है प्रयोग हुए हैं। तो मुख्य क्रिया है सोना, ये यानी सो जो शब्द लिखा हुआ है ये है मुख्य क्रिया वाक्य की। तो रघु उद्देश्य का हिस्सा हो गया, सो रहा है पूरा पार्ट विधेय का हो गया, और इसमें मुख्य क्रिया है एक सोना, सो रहा है। तो अब ये जो रहा और है ये भी क्रियापद है, ये सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के अलग अलग रूप है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया है, रंजक क्रियाएं हैं। तो आप क्रिया का भी अध्याय या चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ ये रहा और है, ये इसकी सो जो मुख्य क्रिया है इसकी सहायक क्रियाएं हैं, ये इसे सहयोग कर रही हैं। लेकिन वाक्य की मुख्य क्रिया है सो, यानी सोना ही मुख्य क्रिया है। रघु क्या कर रहा है? तो रघु सो रहा है, यानी सोने का काम कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक से अधिक क्रियापद साधारण वाक्य में हो सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य क्रिया एक ही होगी, ठीक है। उदाहरण अगला उदाहरण देख सकते हैं, अजय दौड़कर स्कूल जाता है। अजय दौड़कर स्कूल जाता है। तो उद्देश्य का हिस्सा क्या है? अजय, ये कर्ता है और ये उद्देश्य का भाग है। कर्ता उद्देश्य का भाग है। दौड़कर स्कूल जाता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा है आपका विधेय का, ये विधेय के का पार्ट है। अब इसमें हम देखेंगे नियम के अनुसार कि मुख्य क्रिया कौन सी है। तो दौड़ना, दौड़ना भी एक क्रियापद है। तो क्या ये मुख्य क्रिया दौड़कर माना जाए? स्कूल कहाँ जाता है? स्कूल को जाता है, ये कर्म हो गया, कर्म का हिस्सा है। और जाता है, जाना क्रिया मुख्य क्रिया मानी जाएगी। जाता है, क्या करता है? अजय क्या करता है? जाता है। अजय जाता है, किस तरह जाता है? वह दौड़कर। तो ये जो दौड़कर क्रिया है ये किस तरह की क्रिया है? इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब मुख्य क्रिया के आगे कोई क्रियापद प्रयोग किया जाता है तो उसे पूर्वकालिक रूप बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये उसका एक तरीका है, किस तरह जा रहा है? दौड़कर। लेकिन अजय का मुख्य काम है, यानी अजय के लिए मुख्य क्रिया है जाता। अजय स्कूल जाता है, कैसे जा रहा है? क्या है पूर्वकालिक रूप? दौड़कर जाता है। तो ये वाक्य भी अधिक महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए
कि जब हम वाक्य परिवर्तन पढ़ते हैं, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की जब प्रक्रिया पढ़ी जाती है, तो हम इस तरह के ही वाक्य प्रयोग करते हैं जिसमें मुख्य क्रिया से पहले कोई ना कोई क्रियापद होता है। क्योंकि जब हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो हमें दो स्वतंत्र उपवाक्य बनाने होते हैं। तो दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे तो उसमें दोनों उपवाक्यों में मुख्य क्रिया लानी पड़ेगी। तो हम बाहर से नहीं ला सकते हैं, वाक्य रचना के अंदर, सरल वाक्य के अंदर ही जो क्रियापद प्रयोग हुआ है उसे मुख्य बना लिया जाता है। तो जैसे अगर हम इस पद को अगर संयुक्त वाक्य में ले जाना चाहेंगे तो हमारे पास ये जो दौड़कर क्रिया प्रयोग हुई है, पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग हुई है, इसको हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं मुख्य क्रिया में। तो जब हम वाक्य परिवर्तन आपको बताएंगे तो उसमें इसका विस्तार से वर्णन कर दिया जाएगा। तो आपने अभी समझा कि सरल वाक्य क्या है और इसके उदाहरण और किस तरह से इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है और दो अंग, उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं। अब आप देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रात हुई और तारे निकले, रात हुई और तारे निकले। अब हम देखें कि हमें क्या क्या है हमारे पास, दो या दो से अधिक उपवाक्य। तो ये उपवाक्य क्या कहलाते हैं? ये उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का अर्थ है कि उनमें एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी स्वतंत्र है उद्देश्य भी और उनका विधेय भी सरल वाक्य जैसे होते हैं। दो उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, लेकिन जुड़े होते हैं। वो क्या उनकी स्थिति होती है? वो जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक योजक से। अब ये समुच्चय बोधक क्या है? अव्यय है, अविकारी शब्द। अब तो आप अविकारी शब्द जानते होंगे, जो शब्द लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय की कैटेगरी में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर जो प्रयोग होते हैं वो समान अधिकरण वाले, समानाधिकरण ये शब्द जुड़ गया, समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है संयुक्त वाक्य में। उदाहरण के लिए और है, और संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ये दो स्वतंत्र उपवाक्य है। रात हुई ये एक उपवाक्य है, दूसरा है तारे निकले ये दूसरा उपवाक्य है। दोनों स्वतंत्र है, दोनों के अपने अपने अर्थ है, पूर्ण अर्थ है, लेकिन ये जुड़ा किससे है? और से जोड़ा गया है। दूसरा है विरोधक, ये विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। परंतु उसने समझाया था परंतु मैं ना समझ सका। तो आपका एक स्वतंत्र उपवाक्य है, उसने समझाया था। दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है मैं ना समझ सका, ये अलग स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन इन दोनों के वाक्य का यदि हम अर्थ निकालें, उसका अन्वय करें, तो देखेंगे कि इनमें विरोध है। समझाया था लेकिन समझ नहीं सका, तो ये परंतु समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। तीसरा हम कह सकते हैं विकल्पक। विकल्पक का मतलब दो स्वतंत्र उपवाक्यों में विकल्प का भाव मौजूद रहता है। आप चाय पी लीजिए, ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है, आप चाय पी लीजिए, या ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक का विकल्पक रूप है, या खीर खा लीजिए ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है आपके पास। आप चाय पी लीजिए, दूसरा उपवाक्य है खीर खा लीजिए, और किससे जोड़ा गया है? या अथवा, इससे हम जोड़ते हैं। अगला है परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये अन्यथा से जुड़ा है। तुम मान जाओ, तुम मान जाओ एक स्वतंत्र उपवाक्य है, दूसरा है पिटोगे। यहां आप अगर देख सकते हैं कि हम जब कहते हैं कि ये स्वतंत्र उपवाक्य है, तो फिर इसमें सिर्फ क्रियापद क्यों है? इसका कर्ता यानी उद्देश्य भाग कहाँ है? तो जब हम किसी समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं और अगर एक ही भाव लिए हुए दोनों उपवाक्य हैं, तो कई बार कर्ता पहले उपवाक्य का ले लिया जाता है। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि इसका भाव ही यहाँ पर है, तुम मान जाओ अन्यथा तुम पिटोगे। तो यानी कर्ता यहाँ पर दोनों जगह
तुम ही है, जो सर्वनाम के रूप में रखा गया है। तो ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है, तुम पिटोगे, और पहला था तुम मान जाओ। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? अन्यथा समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसका परिमाण है, तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। तो इस तरह से आपने इसमें देखा कि संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र उपवाक्यों से जुड़े होते हैं, दोनों के अपने अपने पूर्ण अर्थ होते हैं, और समुच्चय बोधक योजक से जुड़े होते हैं, जिसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, योजक का प्रयोग किया जाता है संयुक्त वाक्य बनाने में। अब आप देखेंगे मिश्र वाक्य। तुम मान जाओ, ये इसका क्या है? परिणाम है। इसका परिणाम ये आएगा पिटोगे, अन्यथा क्या हो जाएगा? तुम पिटोगे। तो इस उपवाक्य के भाव में आप देख सकते हैं कि अगले उपवाक्य में इसका परिणाम दिखाई देता है। आप यहाँ परिणाम ही पढ़ेंगे, गलती से परिमाण शब्द का उच्चारण बीच में हो गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये परिणाम वाचक है अव्यय, जिसका परिणाम है उसका पहले उपवाक्य का दूसरा उपवाक्य। अब आप मिश्र वाक्य देखिए। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक, कितने? एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो, प्रमुख हो, और अन्य उपवाक्य आश्रित हो उस पर, यानी गौण हो, एक प्रधान हो और दूसरा गौण हो, यानी कम हो उसका महत्व वाक्य में, यानी उस पर आश्रित हो, निर्भर हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। तो आपके दो उपवाक्य हैं, अध्यापक ने कहा कि, ये योजक है कि। दूसरा उपवाक्य है कल छुट्टी रहेगी, ये दूसरा उपवाक्य है। लेकिन जब हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक उपवाक्य इसको लीड कर रहा है, प्रमुख है, और दूसरा उस पर निर्भर है अर्थ की दृष्टि से। तो ये देखिए कि अध्यापक ने कहा, अध्यापक का कहना यहाँ प्रमुख है, महत्वपूर्ण है कि अध्यापक ने कहा। क्या कहा वो उस पर निर्भर हो गया कि कल छुट्टी रहेगी, ये की योजक से जुड़ा हुआ है। दूसरा है, ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। ये वही आदमी है, यह वही आदमी है, एक उपवाक्य है। जिसने कल चोरी की, जिसने कल चोरी की, ये दूसरा उपवाक्य है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे कि बात किसकी हो रही है, चोरी की या आदमी की, तो यहाँ हम आदमी की बात कर रहे हैं। यह वही आदमी है, आदमी के बारे में कहा जा रहा है, और उसकी विशेषता क्या है उस आदमी की, जिसने कल चोरी की। तो ये एक तरह से ये वही आदमी है, ये इसका प्रधान उपवाक्य हो गया, इसके बारे में कहा जा रहा है। और निर्भर कौन है इसका? आश्रित उपवाक्य ये है, आश्रित उपवाक्य जिसने कल चोरी की थी। यदि वर्षा होती तो उपज बढ़ जाती, तो वर्षा का होना, वर्षा अच्छी होती, और दूसरा उपवाक्य है उपज बढ़ जाती। बात किसकी हो रही है? वर्षा होने की हो रही है या उपज बढ़ने की? तो बात उपज बढ़ने की हो रही है कि उपज बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती, क्या कारण है इसका? तो वर्षा अच्छी होती, यदि वर्षा, तो ये योजक चिन्ह है, यदि और तो, ये दो योजक चिन्ह से उपवाक्य जोड़ा गया है, दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। यदि वर्षा अच्छी होती, ये आश्रित उपवाक्य है, और यहाँ पर उपज बढ़ जाती, ये इसका प्रधान उपवाक्य है। तो उपज बढ़ जाती, ये इसका प्रधान उपवाक्य है। तो योजक चिन्हों के आधार पर कि यहाँ पर ये वही आदमी है जिसने, दूसरा योजक है, यदि और तो, ये योजक है। योजक चिन्हों के आधार पर मिश्र वाक्य में तीन उपभेद किए गए हैं। पहला, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। वाक्य में आपने देखा था कि अध्यापक ने कहा कि, यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा कोई व्यक्ति विशेष या कोई नाम होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ अध्यापक, ये पूरा का पूरा पद संज्ञा पद है, इसमें प्रमुख क्या है? अध्यापक। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है जो विशेषकर की योजक से जुड़ा रहता है। अध्यापक ने कहा, ये इसका प्रधान उपवाक्य है और इसमें संज्ञा प्रमुख है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो आप ध्यान देंगे कि एक उपवाक्य विशेष्य का काम कर रहा है और दूसरा उपवाक्य
विशेषण जैसा है कि ये वही आदमी है। यहाँ ये विशेष है, प्रधान उपवाक्य का ये आदमी, ये वही आदमी है, ये विशेष जैसा बन रहा है पद। और इसकी विशेषता क्या है इस आदमी की, जिसने कल चोरी की थी। ये पूरा का पूरा पद विशेषण के समान प्रयोग हो रहा है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब वह यहाँ आया था, जब वह यहाँ आया था एक उपवाक्य है, तब मैं भोजन कर रहा था, ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। अब इसमें प्रधान क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है, जब वह यहाँ आया था या मैं भोजन कर रहा था। तो मैं भोजन कर रहा था ये प्रधान उपवाक्य है, और आश्रित कौन है, जब वह यहाँ आया था। यहाँ है मैं देखना है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। तो क्रियापद कौन सा काम कर रहा है, मैं भोजन कर रहा था, यहाँ भोजन करने का भाव, भोजन की क्रिया का भाव पूरे पद में है, तो ये पूरा का पूरा उपवाक्य क्रिया का रूप ले रहा है। और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य है वह भी विशेषण का काम कर रहा है। जब मैं भोजन कर रहा था तब कौन आया, तब वह यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ भी क्रिया का ही बोध है, क्रिया के आने का। तो ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। और ये पद तब मैं भोजन कर रहा था, तो भोजन करने का भाव ये पूरे के पूरे पद में क्रिया का भाव है। तो ये क्रियापद हो गया, और ये पद इसके विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। प्रधान उपवाक्य है मैं भोजन कर रहा था, तब मैं भोजन कर रहा था, और आश्रित उपवाक्य है जब वह यहाँ आया था। तो इसमें आपको संज्ञा और उसके भेद है, विशेषण और उसके भेद, क्रिया विशेषण और उसके भेद भी आपको जानने पड़ेंगे, जिससे कि आप उनके योजक चिन्हों को, उनके स्वतंत्र उपवाक्यों को पहचानने में आपको मदद मिले। तो मिश्र वाक्य में आपने देखा कि एक वाक्य उपवाक्य प्रधान होता है, और जो दूसरा उपवाक्य है, या अगर एक से अधिक उपवाक्य है, तीसरा या चौथा, तो वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो गौण होते हैं, और वो मुख्य उपवाक्य पर अपने अर्थ की पूर्णता के लिए उस पर निर्भर होते हैं। तो आपने इस वीडियो में रचना के आधार पर तीनों भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में आपने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझने में, व्याकरण का यह हिस्सा समझने में इसमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।